आलोक जी, कई फैक्टर है ना। सोशल इंजीनियरिंग तो है ही है अनुपम जी। अयोध्या को हम कैसे भूल सकते हैं? अभी नहीं नहीं, हाल ही वो में सब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इतना मैसिव कैंपेन हुआ है। ये उत्तर वो सब प्रदेश तो में ही आइसिंग ऑन द नहीं, केक है। पूरे पूरे देश में, पूरे देश में अनुपम जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री 10 जगहों पर जाकर के और उसके बाद अयोध्या पहुंचे और बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर को बनाना था और उसको पूरा किया गया, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग ही नहीं, अयोध्या भी एक बड़ा मसला है और बीजेपी ने इस वादे को पूरा किया है। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको अगर आप देखें, चाहे सोशल इंजीनियरिंग हो, चाहे अयोध्या का मसला हो, चाहे बहुत तरह का बेनिफिट्स देना हो, क्योंकि एक बेनिफिशियरी क्लास भी बीजेपी ने पैदा किया है जो कि बीजेपी के वोटर्स हैं, वो सभी जाति धर्म में हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष की स्थिति दिखाई पड़ती है, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। आप लगातार देखिए अखिलेश यादव चुनाव हारते जा रहे हैं और जिनके साथ वो गठबंधन कर रहे हैं उनकी कोई राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती है। और दरअसल अयोध्या के मसले पर तो ये भगवान राम के विरोधी साबित हो गए, ऐसा बीजेपी ने साबित कर दिया पॉलिटिकली कि ये लोग कोई भी शामिल नहीं हुए। क्या आपको नहीं लगता कि इन सब का प्रभाव भी मतदाताओं पर पड़ेगा और इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा? मोटा मोटा 4 चीजों पे चुनाव लड़ रही है सोशल। आवाज हाँ, नहीं आ बोलिए रही आपको बोलिए मेरी? बोलिए, आ रही आवाज। भाजपा सोशल इंजीनियरिंग, फिर जो लाभार्थी वर्ग, फिर राम मंदिर, और ये जो वो अपना विकास के कामों को गिनाती है। लेकिन एक पांचवा बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। आज आपने देखा ए राजा का बयान डीएमके का, कि जाके बता दो कि हम राम के दुश्मन हैं, जाके बता दो कि हम राम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जाके कह दो हम भारत माता को नहीं मानते। आज आपने टीएमसी का बयान देखा कि साहब राम मंदिर अपवित्र जगह है। साहब एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है ना। मतलब आप, मतलब इनका जो एक सबसे बड़ा एक प्रचार जो आप देख रहे हैं, एक विपक्ष का एक बहुत बड़ा खेमा है जो एकदम बेलगाम हो गया है। आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लड़का सनातन धर्म को कोविड और कोड़ बताता हुआ मिलता है। आपको डीएमके के नेता उसको मिटाने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री का लड़का ए राजा के आज बयान तो बड़े स्तब्धकारी हैं, बहुत ही स्तब्धकारी हैं, कि हम जीवन में ना राम को मानते हैं ना भारत माता को मानते हैं, जाके बता दो कि हम राम के दुश्मन हैं। फिर टीएमसी का बयान कि राम मंदिर अपवित्र जगह है। कैसा कैसा, मतलब आप सोचे कि, और समाजवादी पार्टी से आपने देखा कि कितने लंबे समय तक स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहते रहे। फिर राष्ट्रीय जनता दल में, लालू की पार्टी में आपने देखा कि कितने लंबे समय तक चंद्रशेखर यादव क्या कहते रहे। तो कुल मिलाकर एक अजीब सा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन में उनको लगता है कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी पिच बना दी है जिसपे खेलना बड़ा मुश्किल है। धार्मिक पिच पे तो धर्म को ही अटैक कर दो, सनातन को ही अटैक कर दो। इस मामले में आप अरविंद केजरीवाल को देखिए, उन्होंने सबसे पहले समझ लिया कि ये काम नहीं आएगा। उन्होंने पहले बयान दिया कि मेरी नानी कहती थी कि मस्जिद की जगह बनाए मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद जैसे ही उनको समझ में आया कि नानी गलत कहती थी, तो उन्होंने वहां के लिए ट्रेनिंग चलवा दी, वो भी फ्री की। और उसके बाद वो नानी तो नहीं है, नानी मरहूम को छोड़कर अपने माता पिता पत्नी बच्चों सबको लेकर रामलला की शरण में पहुंच गए। और आज मैं देख रहा था कि मंगल के दिन वो हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं मंदिरों में, और उनके मंत्री लोग बाकायदा जाके पाठ कर रहे हैं। और केजरीवाल अखंड रामायण कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। तो केजरीवाल चूंकि हमेशा नब्ज ज्यादा अच्छी रखते हैं, नब्ज पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं जनता की, तो उनको समझ में आ गया कि साहब ये नानी वाला कथन नहीं चलेगा। बाकी लोगों को अभी बात इस समझ में नहीं आ रही कि हाँ ठीक है, भाजपा तो अपना 4 प्लान पे लड़ी रही है। वो कह रही है हमने इतना विकास किया, हमने, आपसे पीडीए की बात करते हैं, हमने पीडीए करके दिखा दिया। आप देखिए उन्होंने 195 लोगों की सूची जारी की, उसमें तकरीबन 28-29% ओबीसी है, उसमें करीब 9% आदिवासी है, उसमें 14 से 15% दलित है।
तो वो तो पीडीए करके भी दिखा दे रहे हैं ना, तो उसमें क्या आप करेंगे? आप तो सिर्फ बात कर रहे हैं, फिर वो अपना विकास भी गिना रहे हैं, फिर उन्होंने, जैसा आपने कहा, उन्होंने एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग पैदा किया है। और मतलब वो तो हर तरह से आपको वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप मतलब एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके सामने भाजपा नहीं, इस देश की बहुसंख्यक जनता खड़ी होगी। जब आप राम मंदिर को अपवित्र कह रहे हैं, जब आप सनातन को कोड़ कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं जाके राम को बता दो, ये सब जो बड़े बड़े आप उटपटांग डायलॉग बोल रहे हैं, तो जाहिर है फिर ये आप भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के लिए बोल रहे हैं। और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा इनको चुकाना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता में अगर भारतीय जनता पार्टी का अपना योगदान है, तो विपक्ष का योगदान कम करके आंका नहीं जाना चाहिए, पंकज। विपक्ष का योगदान भी महत्वपूर्ण होगा बीजेपी को जिताने में, ऐसा आप कह रहे हैं अनुपम जी। मैं राव साहब जी, जी। आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आलोक जी बिहार का भी जिक्र कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, सुशील वकील जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन चूंकि अभी मुद्दा बिहार से भी जुड़ा हुआ आ रहा है, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बिहार में अब आरजेडी की पूरी रणनीति बदल गई। अब वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके जन विश्वास यात्रा नहीं कर रही है। वो मान रही है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जाने के बाद अगर हम 8-10 सीट भी जीत लिए तो हमारी बहुत बड़ी विजय होगी। हम उस स्थिति में नहीं है। अब उनकी पूरी तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर के, ये मैं आपको बता दूं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, आपने 80 उत्तर प्रदेश और 40 बिहार की बात की, 120 सीटें। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ऐसे भी ताकतवर दिखती थी, ये तमाम लोग बीजेपी के विरोध में भी थे, तब भी बीजेपी 2022 में किसान आंदोलन के बावजूद और इन लोगों के विरोध के बावजूद 2022 में अच्छी मेजॉरिटी से जीती थी। लेकिन अभी सवाल है 100% का, अभी सवाल है 100% परफॉर्मेंस का। वो 100 ना हो, 90 हो, 95 हो, सवाल उसका है। क्योंकि जो इनका मिशन है उसमें ये लोग कितने कारगर हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि खुद तो राजभर दावा करते हैं 26 सीटों पर हमारा प्रभाव है, 4% हमारी आबादी, लेकिन 26 सीटों पर प्रभाव हो ना हो, पर कई सीटों पर इनकी वजह से 2019 में हार का सामना तो करना पड़ा। पर सवाल यह है कि बीजेपी की जीत के और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि राम मंदिर भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है? और समाजवादी पार्टी की हार का बहुत बड़ा कारण, जो कि प्रमुख विपक्षी पार्टी है, लंबे समय तक स्वामी प्रसाद मौर्य के अनर्गल प्रलाप भी हो सकते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के विरोध में जाएंगे। समाजवादी पार्टी लगातार उस पर चुप्पी साधे रखी। देखिए पंकज भाई, ये मुद्दा तो बहुत पहले ही उठ चुका है। जिस समय राज्यसभा का चुनाव हुआ उसके पहले मनोज पांडे जो गए, उसके बहुत पहले ही मुद्दा उठ चुका था कि ये पार्टियां राम मंदिर के विरोध में हैं। जैसे राहुल गांधी के बयान आए, स्टालिन वगैरह के बयान तो साउथ दक्षिण की तरफ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर खास तौर पे बात करें तो अखिलेश यादव के खुद के बयान ऐसे हैं कि मैं मंदिर अभी नहीं जाऊंगा, ये बीजेपी का मंदिर है, या इस तरह की बयानबाजी। ये कहीं ना कहीं आक्रोश तो पैदा करते हैं आम जनमानस जो हिंदू हिंदू धर्म के हैं और जो राम मंदिर में आस्था रखते हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक राम मंदिर की मुहिम चलाई है। तो ये कहीं ना कहीं फर्क तो डालेगा और वोट परसेंटेज बीजेपी के पक्ष में ही पड़ेगा। इसी इसी क्रम में अगर एक मुद्दा और देखें, जो बीजेपी ध्रुवीकरण करने में सफल हो रही है, ये विपक्ष ध्रुवीकरण और करवा रहा है। अगर बीजेपी नहीं भी करना चाह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि जाति नहीं है, यूथ है, महिला है, गरीब है, ये 4 वर्णों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब इस विपक्ष क्या कर रहा है? राम मंदिर मुद्दे पे बात कर रहा है कि राम मंदिर बीजेपी का है, ये इस तरह बना है। तो ये सब कहीं ना कहीं खुद ही विपक्ष ध्रुवीकरण कर रहा है इस पूरी राजनीति को। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा तो होगा ही होगा। और वहां जो उत्तर प्रदेश और बिहार में पॉलिटिकल सिनेरियो है,
आप समझिए पिछली जब विधानसभा चुनाव हुए बिहार में, तो ओवैसी के 5 लोग जीत गए, 5 या 6 जीत गए। कैसे जीत गए भाई? कौन सी इंजीनियरिंग कर दी ओवैसी ने? वो तेलंगाना में तो कुल अपनी अपनी पूरी तेलंगाना की सीटों पर लड़ते नहीं, और यहाँ आके वो जीत गए। उसका पूरा मापदंड देखिए, तो ध्रुवीकरण की राजनीति विपक्ष खुद कर रहा है। बीजेपी को करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। आप उसके अलावा अगर मुद्दों पे बात करें, तो जो 14 सीटें, 15 एक्चुअली हारे थे, 16 हारे थे, 2 वापस जीत गए, आजमगढ़ और रामपुर। आपने जब रामपुर की बात कही, तो मैं एक बात के उसमें जोड़ना चाहूंगा कि रामपुर में पहले और आजम खान के बाद ये बहुत अंतर आएगा उस पूरी बेल्ट में। रामपुर ही नहीं, रामपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उसमें भी ये इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो जौहर यूनिवर्सिटी बनी थी, उसमें कई पूरे क्षेत्र के अगल बगल की सीटों पे उसका असर पड़ा था, और जमीनें कब्जाई गई थी, जो आरोप लगे हैं वहां के लोकल किसानों द्वारा। तो वो कहीं ना कहीं ये पूरी जो पिछले 6 साल में 7 साल में यूपी में योगी आदित्यनाथ ने किया है, वो भी दिखाता है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उत्तर प्रदेश की आम जनमानस का है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, वो कानून व्यवस्था का है। कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित व्यवस्था बनी है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद। ये 1090 भले ही अखिलेश यादव ने चालू किया हो, लेकिन उसको आगे बढ़ाना और उसको क्रियान्वित करना, इस बात में बीजेपी की हमेशा तारीफ करता हूं कि उन्होंने पुरानी, जैसे कई कई सरकारें आती थी, बसपा की आई तो सपा की काम नहीं करेगी, सपा की आई तो बसपा की नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी ने एक चेंज किया है कि वो पुराने काम जो अच्छे हैं उनको क्रियान्वित कर रही है, उनको और बढ़ावा दे रही है। तो इससे कहीं ना कहीं कानून बढ़ावा दे व्यवस्था एक रही है, बहुत बड़ा। बढ़ावा दे रही है। लेकिन आपने एक ओवैसी फैक्टर की भी बात की, ओवैसी फैक्टर की बात की। आलोक जी मैं आपसे भी सवाल लूंगा, सुशील वकील जी मैं आपसे भी सवाल लूंगा। पहले आलोक जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ओवैसी फैक्टर मिशन 80 में कितना सहायक होगा? 7 सीटों पर तो उन्होंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करने की घोषणा कर दी है, और कहा यह जा रहा है कि 21 से 25 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। आपको लगता है कि यह विपक्षी पार्टियों के लिए और भी बड़ा झटका होगा अगर मुस्लिम वोट्स बढ़ते हैं, ओवैसी उसमें से इंक्वायरी करते हैं, तो बीजेपी का मिशन 80 सफल होना और भी सुनिश्चित हो जाता है? देखिए पंकज जी, मुसलमान हिंदुओं की तरफ वोट नहीं करता है। वो जहां कहीं भी करेगा इन ब्लॉक वोट करेगा। और आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में ओवैसी मुसलमानों के रहनुमा नहीं रह गए हैं। ये जबरदस्ती बनने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन है नहीं, ये हत्थे से उखड़ चुके हैं। लेकिन ही इज अ गुड ओरेटर, गुड डिबेटर, बातों पर पकड़ है, ज्ञान है, नॉलेज है, उसके चलते ये अपनी थोड़ी सी इमेज बनाए हुए हैं। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि राम लहर, राम मंदिर का निर्माण, वो क्या रोल अदा करेगा, तो वो रोल अदा कर चुका है। गांव गांव में, दूर दराज में, इलाके में ये राम लहर का असर पूर्णतया हो चुका है। और ये बीजेपी को चाहे मिशन 80 या मिशन 40 अगर बिहार को जोड़ ले, अभी जहां हम बात कर रहे हैं, ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खासकर हिंदी बेल्ट में बहुत जबरदस्त, अब बहुत प्रबल फायदा देने जा रहा है। जो सोशल इंजीनियरिंग है उसके साथ ये रिलीजियस इंजीनियरिंग बहुत जबरदस्त काम कर गया है, और इसमें कहीं टस से मस नहीं होने वाला है। ये लोग अपना मन बना चुके हैं कि हमें कहां जाना है, किसको वोट देना है, और इसमें जाति भावनाएं से ऊपर उठ के लोग इस काम को करने जा रहे हैं। अब कितने परसेंटेज में करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जाति के दीवार को भी तोड़ दिया है, ये जो राम लहर वाला मामला है। तो ये सब इंडिकेशन। और दूसरी चीज, जैसा आपने कहा, ये विपक्ष को पता नहीं रह रहा के ये जितने भी लोग थे, चंद्रशेखर यादव बिहार में, और ये
जिन्होंने अपना अभी दल बना लिया है, इनसे नाम स्लिप कर रहा है, मौर्य जी, इस तरीके के लोग, और इस पर चुप्पी साध लेना मतलब बड़े शीर्ष नेताओं का, ये सब बड़ा नेगेटिव फैक्टर हो गया है पब्लिक में अगेंस्ट दीज पीपल, इन नेताओं के खिलाफ, इस दल के खिलाफ।